पीएफआई मामले पर एक बार फिर यूपी एटीएस, एएनआई और ईडी बुरी तरीके से जलील हुआ है और इनकी जलालत को अब जो है गोदी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। जो गोदी मीडिया गले फाड़ फाड़ करके ये बताने की कोशिश कर रहा था कि साहब देखिए यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है और इस कामयाबी में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो विदेशों से फंडिंग लाने का काम कर रहा था और एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो मदरसे में पूरी गुटबाजी बना करके लोगों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ने का काम कर रहा था। उस शख्स के नाम को जोर दे करके बताया गया अब्दुल्ला सऊद अंसारी और अब्दुल सऊद अंसारी को लेकर के कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यूपी एटीएस द्वारा एक झूठा प्रोपागेंडा अब्दुल सऊद अंसारी के खिलाफ रचा गया, यानी कि निचली अदालत में ही सबूत पेश नहीं कर पाई है यूपी एटीएस, जहां निचली अदालत में ही जलालत का सामना करना पड़ा और अब्दुल्ला सऊद अंसारी को जमानत दे दी। ये हाल है गोदी मीडिया का जो अब ये बताने को तैयार नहीं है कि साहब जिस यूपी एटीएस के दावे को हम सच बता रहे थे वो आखिरकार झूठा कैसे हो गया। जिस यूपी एटीएस के दावे को हम तमाम दस्तावेज के आधार पर एक झूठा प्रोपागेंडा, ना जाने हमने इन्हें आतंकी कहा, हमने इन्हें जो है हथियारों का सरगना कहा, पर ना हथियार मिले ना यूपी एटीएस को उनके खिलाफ कोई सबूत मिला, जो कि बड़ी कामयाबी पीएफआई मामले में अब्दुल्ला सऊद अंसारी को मिली, क्योंकि अब्दुल्ला सऊद अंसारी को पीएफआई से जोड़ करके दिखाया क्या और अदालत में यह साफ तौर पर साबित हुआ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। अब्दुल्ला सऊद अंसारी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। ऐसे ऐसे लोगों को टारगेट करके यूपी एटीएस और तमाम जगह से एनआईए और तमाम लोगों द्वारा उठाया गया है, जो कि सबूत अब कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। क्योंकि मुझे याद है कि जहां मीडिया यह बता रहा था, वाराणसी पीएफआई की खूबियां बताकर युवाओं को जोड़ रहा था, अब्दुल्ला सऊद अंसारी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही पुलिस किए बहुत बड़े खुलासे। और इसी के साथ यही गोदी मीडिया बता रहा था कि पीएफआई एजेंट अब्दुल्ला सऊद अंसारी ने मदरसों में जमा ली थी गहरी जड़ें, युवाओं को बम बनाने की देता था ट्रेनिंग। मतलब अदालत में यह सबूत पेश नहीं हुआ और गोदी मीडिया ने बताया कि बम बनाने की ट्रेनिंग जो है अब्दुल्ला सऊद अंसारी दे रहा था। यही दैनिक जागरण हमें बता रहा था जब गिरफ्तारी हुई तो मऊ में पीएफआई का संदिग्ध छात्र गिरफ्तार, एटीएस और नगर कोतवाली संयुक्त टीम ने छापेमारी में पकड़ा और बड़ी कामयाबी मिली। अब जिसे आप बड़ी कामयाबी बता रहे थे, क्या अब बड़ी जलालत बताएंगे जहां आप उसके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाए और एक मासूम को जेल की सलाखों के पीछे सड़ाया गया, और जो मीडिया ट्रायल आप लोगों ने किया उसका जिम्मेदार कौन? जो एक नफरत फैलाने की कोशिश की गई और अदालत ने किस तरीके से तमाम लोगों के मुंह पर एक करारा जूता जड़ा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। लखनऊ एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने पीएफआई कनेक्शन पर कथित रूप से गिरफ्तार शख्स अब्दुल्ला सऊद अंसारी को जमानत दे दी है। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कुछ ही दिनों बाद ये राष्ट्रव्यापी छापे मारे गए और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। दिनांक 7/1/2023 को माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एनआईए एटीएस लखनऊ ने ऐसे ही एक अभियुक्त अब्दुल्ला सऊद अंसारी को जमानत दे दी। आवेदक एक 27 वर्षीय गरीब मजदूर है जो जीवन यापन के लिए काम करता है और आईपीसी और यूएपीए के विभिन्न धाराओं के तहत उस मासूम के खिलाफ मामले दर्ज किए गए,
पर एफआईआर 229/2022 पीएस लोहता जिला वाराणसी में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 7, 8, 13, 1AB और 13/2 के तहत आरोप लगाया गया था। वे भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का सक्रिय सदस्य होने के आरोप में 30/9/2022 को पकड़ा गया था। उसे जेल में बंद कर दिया गया। आरोप है कि अल्पवत वर्ष 2017 से पीएफआई के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कोर्ट में ठोस सबूत दिए और अभियोजन पक्ष ने आवेदक को झूठा फंसाया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन गया, हालांकि उसे अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया और उसके परिवार को कोई जानकारी दिए बिना न्यायिक रिमांड में ले लिया गया, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A का सीधा उल्लंघन था। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि पुलिस ने आवेदक पर बहुत दबाव डाला और उससे कई सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। हालांकि जांच अधिकारियों को आरोपी के प्रतिबंधित संगठन से संबंध साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, ना तो उनके मोबाइल और ना ही रिकॉर्ड में मौजूद अन्य दस्तावेजों में कोई संदिग्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधि सामने आई, जिसे अदालत में सामने ला दिया उनके वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य से निर्धारित कानून पर भरोसा किया, जिसमें माननीय अदालत ने उन्हें 50,000 के मुचलके और इतनी ही राशि के 2 मुचलकों पर जमानत दे दी। विद्वान वकील नजमुकी खान, एडवोकेट अजीउल्लाह खान, एडवोकेट साजिद खान और एडवोकेट उबैदुल्लाह खान ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा समर्थित आवेदक का प्रतिनिधित्व भी किया। एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर राज्य दमन के पीड़ितों को लगातार कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है। हम शुरू से ही प्रो बोनो मुकदमे में शामिल रहे हैं। हम दृढ़ता से मानते हैं कि दोषी साबित होने तक हर आरोपी व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है और जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। जैसा कि राजस्थान राज्य बनाम बालचंद उर्फ बलिया एआईआर 1977 2447 में एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये बातें कही गई, जहां साफ तौर पर यह कहा अदालत ने, जब तक अदालत उसे दोषी ना मान ले, जब तक उसे सजा ना दे दे, आपको राइट्स नहीं है कि आप किसी के बारे में इस तरीके से बात करें। यह जम करके फटकार यूपी एटीएस को लगाई गई है निचली अदालत के जजों द्वारा, जिसको गोदी मीडिया ने अब पूरी तरीके से गायब कर दिया है। क्योंकि मैं पहले भी कई रिपोर्टों में यह कह चुका हूं कि जब मुस्लिम की गिरफ्तारी होती है तो यह दिखाया जाता है कि साहब फ्रंट पेज पर उनकी तस्वीरों के साथ छापा जाता है, और जब अदालतें उन्हें बेगुनाह साबित करती हैं या जब उन्हें जमानत देती हैं तो एक छोटे से कॉलम में 7वें 8वें पेज में यह बस बता दिया जाता है कि साहब उन्हें जमानत दे दी गई है। यह दोगला रवैया बार बार सामने आ रहा है और गोदी मीडिया को भी इसमें जलालत का सामना करना पड़ा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।